नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मनीष अलग आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इनफैक्ट इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी टीम ने इंटरनेट के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी क्वेश्चंस मौजूद हैं जो लोगों ने पूछे हैं, चेक बाउंस, मनी रिकवरी और एमएसएमई से रिलेटेड, एमएसएमई समाधान से रिलेटेड, उसके पर्टेनिंग जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, हमने उन क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनाई है और उसमें कोशिश करी है कि हम आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। तो दोस्तों, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे सवालात जो आप इंटरनेट पे करते हैं, उन सबका जवाब यहीं पे मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले वीडियो से। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे श्री भगवत गीता के एक श्लोक के साथ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये श्लोक क्यों कहा गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा संगोस्त्व कर्मणि। दोस्तों, इस श्लोक के बताने का तात्पर्य ये था कि सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने जो क्लाइंट्स लेकर आते हैं वो यही कहते हैं कि हम केस तो कर रहे हैं, हम जीतेंगे कि नहीं। तो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन से ये कहा था कि आपका काम है कर्म करना, फल की चिंता मत करो, क्योंकि अगर आप फल की चिंता करोगे तो कभी कर्म नहीं कर पाओगे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं पहले वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहला आता है क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं चेक बाउंस के केस के अंदर। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है मैंडेटरी लीगल नोटिस का। जब भी आपका चेक बाउंस होता है, मतलब आपको किसी ने चेक दिया है और वो बाउंस हुआ है, तो उसके बाद आपका बैंक जिसमें आपने चेक डाला था वो आपको मेमो देता है। उस मेमो के अंदर रीजनिंग भी होती है। वो रीजनिंग होनी चाहिए कि उसके अकाउंट के अंदर पैसा नहीं था। उसके वर्डिंग्स कोई भी हो सकती है और उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो जब से वो मेमो मिला है आपको, उसके मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर वो लीगल नोटिस आपको देना है आपकी अपोजिट पार्टी को, जिसके अंदर आप इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो 15 दिन के अंदर अंदर, जब से उसको लीगल नोटिस मिला, चाहे आपने कुरियर करा, स्पीड पोस्ट किया, व्हाट्सएप किया या ईमेल किया, जब से उसको मिला तब से 15 दिन के अंदर अंदर वो पैसा आपको लौटा दे। ये 15 दिन देने हैं आपको। दूसरा स्टेप आता है दोस्तों केस फाइलिंग का। जब से वो 15 दिन खत्म हुए जो आपने दिए थे आपकी अपोजिट पार्टी को कि पैसे दे दे भैया, मतलब कि जब से आपकी अपोजिट पार्टी के पास वो मेमो आया, वो लीगल नोटिस आया, उसके बाद वो 15 दिन स्टार्ट होते हैं। वो 15 दिन खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो प्रॉपर जो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है जहां वो बैंक पड़ता है आपका, उसके अंदर आपको वो केस फाइल करना है। तीसरा स्टेप, मतलब तीसरी जो स्टेप नहीं कहूंगा, तो बेसिकली इसके अंदर ज्यूरिसडिक्शन होती है कि वो ज्यूरिसडिक्शन आप कोर्ट, कौन सी कोर्ट के अंदर केस डालोगे वो कैसे डिसाइड होगा, तो उसको हम ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। तो वो डिसाइड होगा कि जहां से आपका जो मेमो आया है बैंक का, उस बैंक के एरिया से जो रिलेटेड पुलिस स्टेशन होगा, उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो कोर्ट आती है, उस कोर्ट के अंदर आपको वो चेक बाउंस का केस डालना है। जो दोस्तों चौथी स्टेज है वो होती है जब पहली हियरिंग होती है। पहली हियरिंग के अंदर हम उसको कहते हैं प्री समनिंग एविडेंस। मतलब कि आप कोर्ट को ये एविडेंसेस देते हो अपने ओरिजिनल चेक्स देके, मेमो देके, जो भी आपके लीगल नोटिस दिया, ये सेटिस्फाई करते हो कि ये केस मेंटेनेबल है, और उसी के बेसिस पे
कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है आपकी केस की मेंटेनेबिलिटी या नॉन मेंटेनेबिलिटी। और अगर मेंटेनेबल है तो आपके अपोजिट पार्टी को समन इशू करने का नोटिस जारी होगा, मतलब वो ऑर्डर निकलेगा, उसको हम कहते हैं पीएफ जमा कराना। और दोस्तों इसके बाद आता है जब आपके जो एडवोकेट हैं वो समन इशू करते हैं, कोर्ट समन इशू करता है, और समन मिलने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है कि आपकी अपोजिट पार्टी जो है वो आती है उस हियरिंग की डेट पे। देखिए अब आगे आपकी अपोजिट पार्टी के ऊपर समन आ गए, वो आ गई हियरिंग की डेट पे, तो पहला काम क्या होगा, आपकी अपोजिट पार्टी बेल कराएगी। ये बेलेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये एक बेलेबल ऑफेंस है। और इसी स्टेज पर आप इंटरिम कंपनसेशन जो 20% ऑफ द चेक अमाउंट है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो आपको अधिकार दिया गया है कि आप मांग सकते हैं, वो अभी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन अगर आपकी अपोजिट पार्टी नहीं आई तो उसके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट, NBW कहते हैं उसको, वो इशू हो सकते हैं और पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। देखिए अगर आपकी अपोजिट पार्टी नहीं आती और वो पैसा देना चाहती है तो वो ये भी कर सकती है, वो पैसे देकर इस केस को निपटा भी सकती है। देखिए इसके बाद क्या होता है, अगर आपकी अपोजिट पार्टी आती है, उसने पैसे नहीं दिए, तो अंडर सेक्शन 251 ऑफ CRPC मजिस्ट्रेट साहब उससे पूछते हैं, उसको पूरा बताते हैं कि तेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके अंदर ये सज़ा हो सकती है, क्या तू मानता है कि तूने ये जुर्म किया है या तू नहीं मानता। और जब वो कहता है नहीं मानता, और उसका फिर उसको बताना पड़ता है कि वो क्यों नहीं मानता, उसकी जस्टिफिकेशन पूरी देता है, तो फिर उसके ऊपर ट्रायल शुरू होता है, मतलब फिर उसके ऊपर केस शुरू होता है। देखिए दोस्तों अगर वो आपके अपोजिट पार्टी जो है वो जुर्म कबूल नहीं करती, तो अंडर सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 के तहत उसकी जो अपोजिट पार्टी के जो एडवोकेट हैं उनको एक पूरा एक डिटेल में वो बताना पड़ता है, लिखित में बताना पड़ता है कि ये जुर्म क्यों नहीं है उसकी साइड से। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है दोस्तों कि जो आपकी अपोजिट पार्टी ने लिख के दिया था ना बयान कि आपकी अपोजिट पार्टी एक्यूज क्यों नहीं है, उसकी जस्टिफिकेशन जो दी थी अंडर सेक्शन 145 सबसेक्शन 2, तो उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सकती है आपके ऊपर, मतलब कंप्लेनेंट के ऊपर, और इसके ऊपर आप जो रिप्लाई देना होता है, कंप्लेनेंट को रिप्लाई देना होता है 145 सबसेक्शन 2 के का जो रिप्लाई देना होता है वो आप रिटर्न में भी दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं। ओरली अलाउड हो सकता है। इसके अंदर एविडेंसेस की आती है स्टेज, जिसके अंदर एविडेंसेस आपको अलाउ किए जाते हैं कंप्लेनेंट के, कि वो एविडेंसेस ला सकता है। और इसके बाद दोस्तों अंडर सेक्शन 313 ऑफ CRPC एक्यूज्ड से कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको वो या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, और अगर अलाउ हो तो उसके एविडेंसेस भी माने जा सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपका फेवरेट फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं। फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं कि जो भी केस चला उसमें फाइनल आर्गुमेंट्स होने के बाद फिर जजमेंट दी जाती है। तो जजमेंट के बाद अगर आपकी अपोजिट पार्टी मतलब एक्यूज देना चाहता है तो कॉम्प्रोमाइज डीड या जो भी डीड एग्रीमेंट जो है वो बनता है, और अगर ये नहीं होता तो फिर एग्जीक्यूशन ट्रायल चलाना पड़ता है। मतलब कि उस डिक्री को, उस जो जजमेंट आपको मिली है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको उस पर्टिकुलर एक्यूज्ड के एरिया के अंदर, मतलब जो उसके एरिया ज्यूरिसडिक्शन में जो आता है उस कोर्ट के अंदर केस डालना पड़ेगा एग्जीक्यूशन के लिए, उस डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये था दोस्तों
क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक चेक बाउंस केस के अंदर। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भगवान आप सबकी रक्षा करें। नमस्कार।